सिंघामी का कार्यक्रम वारी नारी कैथिंग में शामिल हुए सीएम। नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत कार्यक्रम। देहरादून में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन शिक्षण संस्थानों में किया गया लाइव प्रसारण। सभी विद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रसारण। 5 फरवरी को होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी। यूथ कांग्रेस शुरू करेगी रोजगार दो न्याय दो अभियान। 1 फरवरी से होगा अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिर बढ़ा समिति का कार्यकाल। और ठंड ने तोड़ दिए 7 वर्षों के रिकॉर्ड। अभी तक नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। अभी लगातार 5 दिनों तक ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज माना। शुरू करते हैं खबरों का। नगर पालिका प्रशासन ने नैनीताल की बाजार में अनाधिकृत एवं अवैध रूप से दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के चालान काटे हैं। आपको बता दें, पालिका द्वारा की गई अचानक की कार्रवाई से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। वहीं बाजारों से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पूर्व में नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि वह दुकान के बाहर सड़क में अतिक्रमण न करें। इसके बावजूद यहाँ के व्यवसायियों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाएगा भी नहीं, कुछ नहीं आता सर। तो ये क्या करते हैं आप, ये बताइए। इसका क्या काम जो है इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं, फिर लगा देते हैं। ये तो आप सर यहाँ एड्रेस पता कर लीजिए, उसको मोबाइल नंबर क्या ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी शहर में। कई बार ये जो सूचना है मीडिया की तरफ से दी गई थी। कल भी हमारी टीम के द्वारा सबको लिखित में सबसे साइन भी कराए गए थे। एक बार वार्निंग के तौर पे हमने आए थे, सबको कहा गया था कि अपने जो अलॉटेड स्पेस है आप उसी में रहें। उसी क्रम में आज हम दोबारा इसी निरीक्षण में पहुंचे। इस पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान बीच में कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जिसके खिलाफ हमारे कर्मचारी पे हाथ भी उठाई गई है यहाँ पे किसी एक व्यापारी द्वारा। उसके खिलाफ हमने लिखित में FIR के लिए भी थाने में दर्ज कराई है। और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो आपका अलॉटेड स्पेस है आप नियम के दायरे में रहे। पालिका अपने पूरे नियमों के जितनी भी प्रदत्त शक्तियां उसकी पूरी करने में सक्षम है और करेंगी भी। हम रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में आयोजित जनजातीय महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं प्रदान की, करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार द्वारा हर वर्ष अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही मनाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के फैसले पर किसानों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया है। सीएम आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए किसानों ने सीएम को हल का मॉडल जैविक गुड़ और गन्ना भी भेंट किया है। उन्होंने किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए गए फैसलों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम धामी का आभार जताया। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने फिर बढ़ा दी है। आपको बता दें, दरअसल सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर रविवार को हल्द्वानी में ये रैली हुई। महारैली में 100 से ज्यादा संगठनों के लोग जुड़े हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी से पहले 24 दिसंबर को देहरादून में भी विशाल स्वाभिमान महारैली हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि वह मूल निवास और भू कानून को लेकर गंभीर हैं। इसके लिए समिति
गठित की गई है। इसके साथ ही सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड भी मांगा है। भू कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की लड़ाई लगातार जारी है और अब धीरे धीरे ये लड़ाई जन आंदोलन में तब्दील होती जा रही है। और अब देहरादून के बाद रविवार को हल्द्वानी में महारैली होने जा रही है। महारैली में 100 से ज्यादा संगठनों के जुड़ने की संभावना है। वही मूल निवास एवं भू कानून संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हिमाचल के तर्ज पर राज्य में सशक्त भू कानून लागू करे। वही धामी सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े मामले का भी रिकॉर्ड मांगा है। भू कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इस संबंध में गंभीर है, लेकिन समय देने की आवश्यकता है। सरकारों ने भू कानून को इतना लचीला बना दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ पर बेतहाशा जमीनें खरीद सकता है। हम देख रहे हैं कई माफिया उत्तराखंड में आ गए हैं, यहाँ की ज़मीनों पर अपने गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं, ज़मीनों को खुट-बुट कर रहे हैं, वहाँ पे प्लॉटिंग करके अपने तरीके के वहाँ पे उद्योग जमा रहे हैं। इससे हमारी जो कृषि भूमि है वो खत्म होती जा रही है। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिलाधिकारियों को मौखिक आदेश भी दिए कि जो भी कृषि भूमि है, जो उद्यान के लिए भूमि है, उसको फिलहाल न बेचा जाए। और भी तरह के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के लिए जो सबसे बेहतर हो, उत्तराखंड राज्य के जनमानस के लिए जो सबसे बेहतर हो, उस भू कानून को प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। उसके लिए पहले भी एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। और मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य के लिए बेहतर भू कानून लागू हो, इसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। साल 2002 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली पहली निर्वाचित सरकार ने भू कानून को कड़ा बनाने की पहल की। इसके तहत राज्य के बाहरी व्यक्तियों को आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि की खरीद की अनुमति दी थी। इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार ने भूमि खरीद की अनुमति 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर की थी, जबकि वर्ष 2017 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में फिर संशोधन हुए। तब पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक समेत विभिन्न उपयोग के लिए भूमि खरीद का दायरा 12.5 एकड़ से अधिक कर दिया गया। तब इसका राज्य में कड़ा विरोध हुआ था और तभी से राज्य में हिमाचल के समान ही कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। जिस तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिस तरह से भू माफिया और सरकार का गठजोड़ दिख रहा है, कब इनका भू कानून आएगा, कब रिपोर्ट आएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि इन्होंने पलायन आयोग को गठन किया और लाखों रुपया उसमें खर्च किया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक अब तक नहीं हो पाई। पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा। इनकी कथनी और करने में बड़ा फर्क है, लेकिन हाउस में हम पुरजोर तरीके से इन बातों को उठाएंगे।
कानून लागू करना है तो ग्राउंड में कितना सेल परचेज हुआ है, कितनी ज़मीनें हमारी यहाँ बिक गई, कितनी ज़मीनें उत्तराखंड से बाहर के लोगों ने खरीदी, किस तादाद में खरीदी, क्या केवल मकान बनाने के उद्देश्य से खरीदी या बिल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी, जिससे कि हमारे लोग भूमिहीन होने का खतरा बना हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, इन बातों का कोई सिर और पैर नहीं है। ये सीधे सीधे भाई जो जनता सांप्रदायिक मुद्दों पे एकजुट हो सकती है, उसको जनता को सीधे सीधे सांप्रदायिक मुद्दे पे एकजुट करना है, ताकि जनता का ध्यान मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी, इस तरीके के तमाम मुद्दों पे ना जाए। इसलिए कमेटी के ऊपर कमेटी बना रही है। अब उन्हें पता है कि भाई जनता सड़कों पे आ रही है, तो जनता को अपने भुलावे में रखने के लिए, अपने पाले में रख के कमेटी के ऊपर कमेटी का बुलावा। कुल मिलाकर राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि सरकार समिति गठित करने के साथ ही सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े मामले का रिकॉर्ड भी मांग रही है। बावजूद इसके आंदोलनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है, या फिर समिति गठित कर इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर को। उधम सिंह नगर की गदरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष गदरपुर भुवन जोशी सकेनिया रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की, तो कैंटर चालक ने पुलिस को देखकर कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। तभी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रक रोक लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब मिली, लेकिन पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बरामद की है, जबकि आबकारी विभाग को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। साथियों, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। हम सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग का भी सख्त निर्देश रहता है और माननीय पीएचक्यू द्वारा और शासन द्वारा सख्त निर्देश रहता है कि हर प्रकार का जो इलीगल गतिविधियां हैं, विशेष रूप से नशा, अवैध शराब, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अवैध शराब और नशे के ऊपर काम करने को माननीय डीजीपी महोदय और माननीय पीएचक्यू और माननीय डीआईजी महोदय और माननीय शासन सभी निर्देश रहते हैं। आज साथियों, बड़े गर्व का विषय है। हमने इसी को हम एक मुकाम पर लेके हम लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का, मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के, उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड के आह्वान पर कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में गाड़ी की फिटनेस के नाम पर हो रही लूट के विरोध में बुलाए गए बंद का असर बागेश्वर जिले में भी देखने को मिला है। बागेश्वर के राष्ट्रीय राजमार्गों को टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने स्थानीय वाहन चालकों को कार्य करने से रोककर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल कर लिया। बागेश्वर से राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी भेजा गया है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की लाइफ लाइन कही जाने वाली टैक्सी मोटर गाड़ी कुमाऊं के बड़े जिलों में टैक्सी चालकों के साथ हो रही लूट के विरोध में महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड अब जागा है और उसने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर नैनीताल से, जहां ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस को लेकर अवैध वसूली किए जाने के विरोध में आज टैक्सी संचालक हड़ताल पर रहे। और टैक्सी संचालकों की प्रस्तावित हड़ताल के चलते स्थानीय लोगों के साथ ही नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यात्री सुबह से ही बस स्टैंड में अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए परेशान नजर आए। वहीं नैनीताल टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष पंकज तिवारी का कहना है कि फिटनेस का काम निजी हाथों में दिए जाने से वाहन चालकों मालिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। फिटनेस सेंटर में अपनाई जा रही जटिल प्रक्रिया में अधिकांश टैक्सी वाहनों में
छोटी छोटी चीज़ों पर फिटनेस योग्य न बताकर सुविधा शुल्क के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जब शहर को खूबसूरत और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं और वह समय से पूरी नहीं होती हैं, तो वह लोगों के लिए समस्या का सबब भी बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ काशीपुर में देखने को मिला है। कुछ योजनाएं कागजों में तो कुछ योजनाएं आधी अधूरी बनकर तैयार हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशानियों में फंसा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। काशीपुर कुमाऊं वो शहर है जिसे यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नारायण दत्त तिवारी की कर्मस्थली माना जाता है। काशीपुर ही वो शहर रहा है जिसने एक दो नहीं बल्कि चार बार तिवारी को विधायक चुना। तिवारी ने विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए काशीपुर में शिक्षण संस्थान, उद्योगों के विकास के साथ सड़कों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही वजह है कि क्षेत्र वासियों ने उन्हें नया नाम विकास पुरुष दिया है। आज हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। जनपद उधम सिंह नगर के शहर काशीपुर में जनता की जन समस्या जी का जंजाल बन चुकी है। विकास की तमाम योजनाएं बनाने और उनका जनता को लाभ जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए तमाम दावे और प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन काशीपुर में लेट लतीफी, अफसरों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी व समुचित कार्यवाही न होने की वजह से विकास की कई योजनाएं मानो सफेद हाथी सी बनकर रह गई हैं। लोग अब पूछते हैं कि इन योजनाओं का लाभ आखिर कब मिलेगा। शहर में बाजपुर रोड और रामनगर रोड पर 2 रेलवे ओवरब्रिज साल 2017 में बनने शुरू हुए थे। उसी समय ये दावा किया गया था कि 2 साल में दोनों रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो जाएंगे और जनता को इनका भरपूर लाभ मिलेगा। वर्ष 2024 शुरू हो गया, लेकिन एक भी रेलवे ओवरब्रिज अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अब काम शुरू हो गया है और दावा ये भी है कि अगले महीने तक ये पुल बन जाएगा। नगर निगम की ओर से शहर में 5 पार्कों का विकास कर उनमें 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने की योजना भी लंबे समय से लंबित है। निवर्तमान मेयर उषा चौधरी ने दावा किया था कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इन पार्कों का सौंदर्यीकरण इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद सरस्वती की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। शहर की लाइफलाइन समझी जाने वाली लक्ष्मीपुर माइनर की सड़क बनाने और द्रोड़ माइनर पर डबल लेन सड़क बनाने की योजना काफी समय पहले से पास हो चुकी है। शासन की तरफ से बजट भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के तमाम दौरे और निरीक्षण के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। अधिकारियों को बार बार ज्ञापन देकर लोग इन कामों को लेकर जल्द शुरू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन काम कब पूरे होंगे ये किसी को पता नहीं, ना ही इसका कोई जवाब दे पा रहा है। घर घर तक पानी के कनेक्शन देकर समस्या का निस्तारण करने के लिए शुरू की गई अमृत योजना भी अधर में लटकी हुई है। ये योजना जल संस्थान और जल निगम दोनों इकाइयों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में बताकर पूरी करनी थी, लेकिन दोनों का ही काम अधूरा है। कहीं पाइपलाइन बीच में है तो कहीं कनेक्शन जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। कई जगह तो खोदी हुई सड़क की मरम्मत होनी है। ऐसे में इस योजना का अमृत कब पूरी जनता को मिल पाएगा, इसका इंतजार है। शहर को जीवंत रखने वाली धमनिया अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। दूसरी ओर संबंधित विभाग जनता की परेशानी से मुंह मोड़े बैठे हुए हैं। 69 जिसमें नारायण दत्त तिवारी
काशीपुर से विधायक बने, तिवारी आए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार बढ़े और यहाँ के शहर की तरक्की हुई। परंतु उसके बावजूद जो काशीपुर एक यूपी के अंदर एक प्रगतिशील शहर के रूप में माना जाता था, लोग कहा करते थे, यहाँ तक कि लालू जी ने जो बिहार के अंदर भी कहा था, और मंत्री जो चुनाव होते कहते थे कि मैं ऐसी सड़कें बना दूँ, काशीपुर की तरह विकास कर दूंगा, ये कहा करते थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने यहाँ विकास की गंगवाई, जिन्हें विकासपुर कहते थे, और उसके बाद शहर का विकास पूरी तरह रुक गया है। देखिए, काशीपुर में खासतौर पर 4-5 मुद्दे इस तरह के हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की दोनों की गलती रही है। वहीं अब कांग्रेस भी डबल इंजन सरकार पर चुटकी लेने से चूक नहीं रही है। कांग्रेसी नेत्री अलका पाल ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के द्वारा काशीपुर में दिए गए उद्योग और विकास को गिनवाते हुए कहा कि अब डबल इंजन की सरकार विकास करने में फेल साबित हो रही है। काशीपुर विकास के नाम पर सबसे पीछे पायदान पर है। एनडी तिवारी के टाइम काशीपुर सबसे आगे हुआ करता था। कहे जाने वाले एनडी तिवारी जी ने इस काशीपुर शहर को क्या नहीं दिया। शुगर मिल, स्पिनिंग मिल, डिज़ाइन सेंटर, यहाँ पर जो कॉलेज है और अस्पताल हैं, तमाम सारे IIM, IIT, महिला IIT, तमाम सारे, और सबसे बड़ा उनका इस क्षेत्र के लिए अगर मैं योगदान समझती हूँ, सिडकुल की स्थापना की। काशीपुर जिस तरह उपेक्षा का शिकार है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जितनी योजनाएं काशीपुर के हिस्से में आनी थी, चाहे वो अमृत जल योजना हो और 5-5 महापुरुषों की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्कों में मूर्ति लगने की योजना हो, लक्ष्मणपुर माइनर को जिसको प्रस्तावित जो योजना थी उसको बजट भी आवंटित हो चुका है, लेकिन सरकारों की उपेक्षा के कारण अभी तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कागजों में तो कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन धरातल पर कुछ योजनाएं अधर में, तो कुछ के काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। अपने आप में गहरा इतिहास रखने वाली काशीपुर की भूमि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बदसूरत बनती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक कागजी योजनाएं धरातल पर तैयार होती हैं। उधम सिंह से के न्यूज के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।